नमस्कार। आपसे आज एक यक्ष प्रश्न पूछना है। यह यक्ष प्रश्न बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसा महाभारत काल में युधिष्ठिर को जल पीने की इच्छा हुई और जब उनके सभी भाई एक एक करके पोखरा किनारे गए, जल जैसे ही पीना चाहे यक्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और अचेत हो गए। आज मेरे प्रश्नों को सुनकर आप अचेत तो नहीं होंगे, आप चेतना में ही रहेंगे, लेकिन जो चेतना जागृत होगी, इस चेतना से मुझे विश्वास है कि आपके परिवार में सुख शांति जरूर आएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में आपका स्नेह राधा कृष्ण के प्रेम की तरह हो जो अमर हो जाए, हीर रांझा के तरह हो जो ऐतिहासिक हो जाए, आप चाहते हैं कि जूली और इलियट के तरह हो जो इतिहास में अमर हो जाए, तो निश्चित रूप से यह कहानी आपको सपरिवार सुननी चाहिए। कहते हैं कि बातें अच्छी हो तो घर में धनात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज ऐसी ही धनात्मक ऊर्जा लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं और आपसे हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप हवा का रुख पहचानते हैं? यदि आप हवा का रुख पहचानते हैं तो कोई संदेह नहीं, पतित पावनी गंगा निश्चित रूप से आपके दरवाजे के पर संगम तट आयोजित करती होंगी और निश्चित रूप से खुशियों की अविरल धारा आपके चित्त में बहता होगा। यदि आप हवा का रुख नहीं पहचानते हैं तो आज इस कहानी के माध्यम से आप हवा का रुख पहचान जाएंगे और इसके बाद आपको अविरल शांति आपके मन मस्तिष्क में संचार होगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक सेठ जी थे। उनके पास प्रचुर धन संपदा थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस एक ही बात की चिंता उनको सताए जा रही थी कि उनकी बेटी बड़ी हो रही थी और उसे एक योग्य वर के साथ उसका पानी ग्रहण कर देना था, उसका विवाह कर देना था। इस वीडियो को उन लोगों को अवश्य सुनना चाहिए जो शादी के उम्मीदवार हैं, जो विवाह के उम्मीदवार हैं और विवाह करने जा रहे हैं। यदि वे हवा का रुख पहचानेंगे तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। हम उन्हीं लोगों के लिए यह वीडियो बना करके लाए हैं, उन महिलाओं के लिए वीडियो बना करके लाए हैं जो अपने मैके के धन पर नाज करती होंगी और हमेशा अपने घर परिवार को ताने मारती होंगी। आज इस कहानी को सुनने के बाद आपका हृदय परिवर्तन होगा और ईश्वर करे कि आपके परिवार में अमन चैन शांति का संचार हो। उस सेठ जी ने अपने सभी शुभेच्छियों को यह यक्ष प्रश्न तार्किक रूप से उत्तर समझा करके उनको योग्य वर की तलाश में भेजा। वे लोग कई दिन तक गली गली डगर डगर नगर नगर खाक छानते रहे, लोगों से पूछते रहे कि कोई ऐसा योग्य वर का पता बतलाओ जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके, जो व्यवहारिक रूप से सक्षम हो, जो हवा का रुख पहचानता हो, जो दाम्पत्य जीवन में विश्वास रखता हो, जो सामाजिक नैतिक मूल्यों के धरातल पर खड़ा होने की हर संभव प्रयास करता हो। मुझे ऐसे योग्य वर की तलाश है। वे सभी ऐसे योग्य वर के तलाश में खोजते 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 एक झोपड़ी में पहुंचे। उस गांव के लोगों ने बताया कि उस झोपड़ी में एक युवक रहता है जो सरस्वती का वरद पुत्र है और हवा का रुख पहचानता है, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, वह योग्य है। इस गांव में सबसे योग्य युवक वही है, आप उसके पास जाइए, निश्चित रूप से आपको शांति मिलेगी। सभी अगुआ उस युवक के पास गए और उस युवक से पूछा कि क्या जी आप विवाह करने की इच्छा रखते हैं? आपके माता पिता का आपके विवाह के संदर्भ में क्या सोच है? उस युवक ने कहा कि अभी तो मैं खाना बना रहा हूँ,
आप मेरे नवागंतुक अतिथि हैं और मेरे विवाह के लिए अगुआ बनकर आए हैं। पहले मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मेरा जो खाना बन रहा है हम उसी खाना को आपस में बांट कर खाएंगे और इसके बाद आपका जो भी प्रश्न होगा मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरह योजनाबद्ध तरीके से सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह युवक उन अगुआ की मंडली को समझाने में कामयाब हो गए कि वे हवा का रुख पहचानते हैं। तर्क के कसौटी पर वे खरे उतरे और उनकी शादी हो गई। कालांतर में सेठ जी की बेटी युवक की अर्धांगिनी के रूप में रहने लगी। इस तरह 2-4 साल बीत गए, सुख के 2-4 साल बीत गए। 2-4 साल के बाद वह औरत समाज में घुल मिल गई, लोगों के यहाँ आने जाने लगी, उसका भी दिल लग गया, वह अपना घर समझ करके रहने लगी। एक दिन किसी कारण से पड़ोस की औरत से उसका किसी छोटी सी बात को लेकर के तू मैं हो गया। बातें बकझक से मान प्रतिष्ठा पर पड़ी। बगल की स्त्री ने उलाहना देते हुए कहा कि तुम अपने नैहर की इतनी तारीफ कर रही हो, तुम्हारा नैहर इतना धनाढ़ है, तो तुम क्यों नहीं बोली हो कि तुम्हारे पति की मदद करता, तुम्हारा पति जूता सी करके तुम्हारी परवरिश करता है। यह सुनते ही सेठ जी की बेटी का गुस्सा, तलवा का गुस्सा उसके सिर पे मंडराने लगा। काफी कहा सुनी हुई, काफी तुतु मैमय हुई और तब सेठ जी की बेटी ने पड़ोस की महिला से कहा कि तुम चल करके मुझे वह जगह दिखलाओ जहाँ मेरे पतिदेव जूता सिलाई करते हैं और उससे जो आमदनी होती है उस आमदनी से मेरी परवरिश करते हैं। इसी क्रम में दोनों औरत उस स्थान के लिए प्रस्थान करती है जहाँ वह युवक इन दिनों भिक्षाटन को छोड़ करके जूते की सिलाई करके परवरिश कर रहे होते हैं। सेठ जी की बेटी के गुस्सा का कोई सीमा नहीं होता। इस दृश्य को जैसे ही देखती है अपना जूता खोलती है, जूती खोलती है और अपने हस्बैंड को 2-4 जूती जड़ देती। उस बाजार के लोग सन्न रह जाते हैं। यह दृश्य देखते ही लोग उस युवक को चारों ओर से घेर लेते हैं और युवती से पूछते हैं कि इसने आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया, बताइए। बाकी हम लोग पंचायत करेंगे और इसको पंचायत माननी होगी। यदि आपके साथ इसने कोई दुर्व्यवहार किया है तो आप बताइए। परिस्थिति को गड़बड़ाता देख युवक हाथ जोड़ करके अपनी अर्धांगिनी के सामने खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और कहता है कि आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जूती दिया था, सिलाई करने में देर हो गई, अभी पॉलिश हुआ नहीं है। आपके घर लेकर के आता हूँ, वहीं आप मेरी खबर लीजिएगा। बीच बाजार में मेरी प्रतिष्ठा से खेलना आपको शोभा नहीं देता। मैं आता हूँ घर पर और घर पर कोई भी बात है तो वहाँ इत्मीनान से आपके दरवाजे पर बैठ के बात होगी। इतना सुनते ही सेठ जी की बेटी, उस युवक की पत्नी, बगल की महिला सब लोग लौट जाते हैं। जब वह युवक घर लौटता है, कल तक जिस सूर्यमुखी, जिस चंद्रमुखी का दर्शन करने के लिए वह बेचैन हो जाता था, जिसके दीदार से उसका समय बीतता था, आज वह चंद्रमुखी सूर्यमुखी से भी ज़्यादा विस्फोटक होकर के वह ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुकी है। वह कहती है, अपना फैसला सुनाती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुमने मेरे से झूठ बोला, तुमने कहा इस दुनिया का सबसे उत्तम कार्य करते हो, वेद का पढ़ते हो, पढ़ाते हो, भिक्षाटन करते हो और उससे जो तुम्हें कुछ मिलता है भिक्षाटन से, उससे मेरी परवरिश करते हो। तुम तो जूता सी रहे थे। युवक के बार बार कहने पर वह कुछ भी नहीं मानती है और वह एक ही बात की रट लगाती है कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा।
मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। और इस तरह बैलगाड़ी को मंगवाया जाता है। वह अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान करती है। सारा सामान बैलगाड़ी पर रख करके युवक ससुराल के लिए और युवती मैके के लिए प्रस्थान करती है। रास्ता ग्रामीण परिवेश है, कहीं बच्चों की टोली है, कहीं बुजुर्गों का झुंड है, कहीं किसानों की व्यथा है, कहीं पशु पक्षियों का कलरव है, कहीं सन्नाटे हैं और सन्नाटे को चीरती हुई वह बैलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रही होती है। अब गांव नजदीक आता जा रहा है। युवती का मैके कुछ ही दूरी के तय करने के बाद उसका मैके आएगा कि वह देखती है भीड़ लगा हुआ है रास्ते में, बहुत सारे लोग उस भीड़ का हिस्सा है। वहाँ पे आवाज़ आ रही है, नाच गान हो रहा है। उसे नृत्य बहुत पसंद था। वह अपने हस्बैंड को बोलती है गाड़ी रुकवाओ, मैं देख के आती हूँ क्या हो रहा है। वह देखने जाती है, स्तब्ध रह जाती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। वह कहती है, वह वापस लौट के आती है, अपने हस्बैंड से कहती है मेरे से बड़ी गलती हो गई, मैं आप ही के साथ रहूंगी, मुझे पुनः आप अपने घर ले चलिए। वह रोती है, गिड़गिड़ाती है, लिपट लिपट कर रोती है और इस तरह वह युवक खुशी खुशी वहीं से अपने घर लौट जाता है। फिर से गृहस्थी बसती है, बच्चे बड़े होते हैं और कुछ दिन के बाद उस युवक की इच्छा होती है जानने की कि आखिर क्या हुआ, उस भीड़ में क्या हो रहा था कि मेरी श्रीमती जी का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर आपने उस भीड़ में क्या देखा कि आपका हृदय परिवर्तित हो गया। वह स्त्री बोलती है कि मैं घर की नारी ठहरी, मुझे मेरी जिंदगी में सबसे बड़े किरदार आप थे और सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का भोजन मैं नहीं जान पाई कि पिछले 2-3 साल से अकाल पड़ा हुआ है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की हालत खराब हो गई है, लोगों के पास चल अचल संपत्ति नहीं है, बिकने लगे हैं। मेरा बाप जो इतना बड़ा धन्ना सेठ था, उसके सारे संपत्ति बिक गए और जब उसके जीविकोपार्जन पर आ पड़ा तो वह मेरी माँ को नचा रहा था और उससे जो पैसे आ रहे थे उससे अपनी परवरिश कर रहा था। आप कितने महान हैं कि इस विकट स्थिति में आपने जूता सीना स्वीकार किया, लेकिन मुझे दुख का एहसास नहीं होने दिया और मेरी परवरिश करते रहे। इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या बात हो सकती है। आपने मुझे विश्वास में नहीं लिया। मुझे बड़ी नफरत है अपने आप से कि मैंने आपके साथ बुरा भला कहा। ये कहानी संदेश देता है इस कोरोना काल में। मैं समझता हूँ कि आमदनी बहुत लोगों की सीमित हो गई होगी, जिस कारण से गृह युद्ध की स्थिति आपके घर में होगी। मैंने सोचा कि यह वीडियो बनाकर आपके घर तक इस संदेश को प्रसारित करवाऊं कि फिर से अच्छे दिन आएंगे, फिर से हमारे वित्तीय स्थिति मजबूत होंगे। अभी एक कहावत है कि जब जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी की जाए। यदि कोरोना काल है और वित्तीय संकट है तो सभी महिलाओं से आग्रह है कि अभी अपने अपने हस्बैंड का सहयोग करें और सभी पुरुषार्थ के धनी व्यक्तित्व से आग्रह है कि इस कहानी को अपनी पत्नी को जरूर दिखाएं, ताकि आपकी पत्नी को यह पता चल सके, आपकी श्रीमती को पता चल सके कि हवा का रुख आप भी पहचानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।